हेलो, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्यूलिंग फिजिक्स में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि किसी भी एसी सर्किट में कोई भी जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, वो कोई सर्किट है, अगर उसमें सिंपल सर्किट्स को समझा था जिसमें कहीं एक कॉइल लगी हो, कहीं सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो या सिर्फ कैपेसिटेंस लगा हो, तब क्या होता है। अब अपने सिलेबस में जो एक चीज है वो है सीरीज एलसीआर सर्किट, जो 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और लगभग अल्टरनेट ईयर आपका पूछा भी जाता है, या तो जैसे आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम हो या कोई भी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। हालांकि इसका जो एनालिटिकल फॉर्म है एक्चुअल में अभी आगे आएगा तो उसको बताएंगे, वो हटा दिया गया सिलेबस से, सिर्फ एक फेजर सॉल्यूशन वाला पार्ट है। जैसे हम लोगों ने पिछला जो, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखना, तो ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ये आपको समझ में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो है क्या, एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट होता क्या है, सबसे पहले आप एल को लगाओ। एल का मतलब क्या, कॉइल लगा लो। कॉइल लगा ली, उसके बाद क्या लगाया, कैपेसिटर लगाया, एक कैपेसिटेंस सी का। कैपेसिटर के बाद क्या लगाएंगे आप, कैपेसिटर के बाद एक रेजिस्टेंस लगाया, और उस फर्दर रेजिस्टेंस को आप किसी एक अल्टरनेटिंग एसी सोर्स से कनेक्ट करा लेंगे। अल्टरनेटिंग एसी सोर्स से उसको क्या कर लेना, कनेक्ट करा लेना। कुछ ऐसा फिगर जो होगा ये होगा आपका सीरीज एलसीआर सर्किट में। ये इसके सीरीज में, ये इसके सीरीज में, और तीनों एक दूसरे के सीरीज में है, तो ये क्या कहलाएगा आपका सीरीज एलसीआर सर्किट। पिछले वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, ये एसी सोर्स है तो इसका वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल्स टू क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये कोई दिक्कत नहीं इससे। अगर हम इधर, अब हमें पता है कि जब भी कभी सीरीज में कोई चीज होती है तो होता क्या है, इन केस ऑफ, हमने आपको क्या रटवाया है, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिवाइड्स बट करंट डज नॉट। जब भी कभी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा पोटेंशियल डिवाइड होगा बट करंट डिवाइड नहीं होगा। अब हुआ क्या कि अगर हम कहें कि ये L है, ये C है और ये R है, तो इनके अक्रॉस अगर आपसे पोटेंशियल कहा जाएगा तो आप क्या कहोगे, यहां होगा VL, पोटेंशियल क्या होगा VL, इधर पोटेंशियल क्या होगा VC, इधर पोटेंशियल क्या होगा VC, और फर्दर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा VR। इतनी सी चीजें आपको मालूम है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो खर्च हुआ होगा वो VL होगा, इसके अक्रॉस जो खर्च हुआ होगा वो VC होगा, इसके अक्रॉस जो खर्च हुआ होगा वो क्या होगा VR होगा। फिर वही सेम चीज जो पिछले वीडियो में कर रहे थे हम लोग, क्या था, फ्रॉम किरचॉफ लॉ, फ्रॉम कौन सा लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता था कि सम ऑफ ये जो पोटेंशियल्स होंगे वो इसके बराबर होंगे। भाई खर्च तो इससे हो रहा है, टोटल पोटेंशियल तो ये है ना, इससे ही ये सारे सर्किट चले, ये सारे सर्किट्स में गया होगा, ये सारे जो इक्विपमेंट्स लगे उनमें गया होगा, तो क्या करोगे, इसके बराबर होगा ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो टोटल V होगा वो बराबर होगा आपका VL प्लस VC प्लस VR के। इसको सिंपल ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, या और अच्छा अगर आपको लिखना है तो इसी को लिखा जा सकता है VL के टर्म में क्या होता है, L di अपॉन dt, L di अपॉन dt प्लस ये होता है आपका क्या, Q अपॉन C के फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में होता है, Q अपॉन C, और ये आपका होता है IR। ऐसा आपको याद होगा। ये तो आपका पोटेंशियल हुआ। बट अगर हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने जाएं, एनालिटिकल सॉल्यूशन जो हम पिछले वीडियो में कर रहे थे, तो एनालिटिकल सॉल्यूशंस के लिए क्या करना क्या पड़ेगा, ये तो L di अपॉन dt है, Q अपॉन C क्या होगा, Q आपका करंट के टर्म में लिखेंगे तो ये IT हो जाएगा, Q को लिखा जाएगा di अपॉन dt इंटू 1 अपॉन C हो जाएगा ये, और फिर फर्दर ये I जो होगा ये फिर d2Q अपॉन dt2 के टर्म में आएगा। फिर वो एक डैम्प्ड ऑसिलेटर की इक्वेशन आएगी, और फिर उस हिसाब से उसको जब सॉल्व करेंगे, एक बड़ा सा सॉल्यूशन, मतलब बड़ी सी इक्वेशन उसको सॉल्व करते हुए आएंगे, तब आपको आंसर मिलेगा, जो सिलेबस से अब हटा दिया गया, जिसको क्या क्या कर दिया गया, सिलेबस से हटा दिया गया, और अब वो पूछा नहीं जाता, आपके एनसीईआरटी से उसको रिड्यूस कर दिया गया। उसकी जगह पे जो यूज किया जाता है वो होता है वही रोटेटिंग वेक्टर और फेजर सॉल्यूशन। जो होता है ना आपका रोटेटिंग वेक्टर, या उसी को हम लोग कहते हैं फेजर सॉल्यूशन। अब वो कैसे निकाला जाता है उस चीज को समझने का प्रयास करो। देखो ध्यान दो, है क्या, अगर आप गौर करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो डिवाइड होता है बट करंट डिवाइड नहीं होता। अब क्या करो, थोड़ा उल्टा चलते हैं हम लोग। पहले क्या कर रहे थे कि पोटेंशियल पता था, उससे क्या निकाल रहे थे,
करंट निकाल रहे थे, एनालिटिकल सॉल्यूशन से करंट की वैल्यू निकल के आ जा रही थी। अब क्या करें हम लोग, करंट को हम एज्यूम कर लें। करंट को क्या कर लें हम, हो क्या रहा था, देखो पिछले वीडियो में क्या था कि पोटेंशियल जब वोल्ट जब सीरीज रेजिस्टिव सर्किट था आपका, रेजिस्टिव सर्किट में क्या था, पोटेंशियल और करंट एक ही फेज में थे, एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। जब कैपेसिटिव सर्किट आया तो वो 90 डिग्री आगे था, और जब इंडक्टिव सर्किट आया तो क्या था, वो 90 डिग्री पीछे था। मतलब करंट लीड कर रहा था कैपेसिटिव सर्किट में और लैग कर रहा था इंडक्टिव सर्किट में। इतनी सी चीजें हो रही थी। अब अगर यहां हम बात करेंगे तो करंट यार किसी फेज के साथ या तो आगे होगा या पीछे होगा। मतलब अगर L बड़ा होगा मान लो किसी कारण से, तो हो सकता है L इफेक्टिव आ जाए तो वो आगे निकल जा रहा होगा, C बड़ा होगा तो C इफेक्टिव होगा, वो आगे निकल जाए, वो मतलब वो आगे निकल जाएगा। और R अगर आपका है तो R करंट को आगे पीछे करता ही नहीं है, R करंट के साथ ही चलता है। तो क्या करेंगे, फेजर सॉल्यूशन से इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं, या रोटेटिंग वेक्टर से इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो सिंपली आपको दिमाग में क्या रखना है, सिंस करंट जो होगा, लेट करंट जो होगा I इक्वल्स टू, उसको मान लेते हैं I नॉट, I इक्वल्स टू मान लेते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब जो भी, जैसे वहां पाई बाई 2 आ रहा था, हमने क्या किया, उसको फाई मान लिया कि इतने फेज के साथ, इतने फेज के साथ करंट होगा। अब वो फेज क्या है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। गौर करना ये है। अब इसका बनाते हैं हम फेजर डायग्राम। इसका हम क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम कैसा होगा उस चीज को जरा देखो, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा एक बार मैं आपको समझ में आ जाए ऐसा प्रयास करूंगा। गौर करना, सबसे सिंपल क्या है कि वो जो अल्टरनेटिंग करंट वाला जो वेव नेचर वाला बनाते हैं उसको नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसको बनाने जाएंगे तो वो गलत ही बनाओगे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि L की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है। तो हम वो वाला नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे क्या, कार्टेशियन प्लेन वाला। सिंपली समझना, जैसे मान लेते हैं ये कुछ ऐसा हो, ये कुछ ऐसा हो, कार्टेशियन प्लेन ऐसे ही होता है ना, ये एक्स एक्सिस आपकी और ये वाली आपकी कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। अब क्या किया कि अगर ऐसे करके आपका क्या है, ऐसे करके क्या है आपका वोल्टेज है, ऐसे करके आपने क्या ले लिया कि वोल्टेज जो रेजिस्टर के थ्रू होगा वो ये है, वोल्टेज जो रेजिस्टर के थ्रू होगा वो क्या कहां है, इधर है। ये वाला एंगल क्या मान लें आप, ये वाला एंगल क्या मान लें कि ये ओमेगा टी होगा, ये क्या होगा, ओमेगा टी होगा। अब इस वोल्टेज से जो L वाला वोल्टेज होगा, जो L जिसके सीरीज LCR सर्किट है ना, अब ये हम वोल्टेज के टर्म में बना रहे हैं। ये किसके टर्म में बना रहे हैं, वोल्टेज के टर्म में बना रहे हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, पिछले वाले में करंट के टर्म में बना रहे थे। किसके टर्म में बना रहे थे, करंट को। करंट और वोल्टेज एक दूसरे के क्या होते हैं कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के, ऐसे कह सकते हो कि जिस फेज में करंट है उसके अपोजिट वोल्टेज आता है। तो अगर हम बात करें या ऐसे सोचो कि यार जब सीरीज LCR सॉरी जब वो L सर्किट था तो L में क्या था, करंट जो है आपका पीछे रह जाता था। करंट कहां रह जाता था, पीछे। तो वोल्टेज कहां जाता होगा, आगे जाता होगा ना। तो इस रेजिस्टिव वाले से वोल्टेज जो होगा वो कहां को जाएगा, 90 डिग्री आगे को। 90 डिग्री आगे को तो इधर क्या बना दें हम, VL बना दें, और इधर क्या बना दें आप, VC बना दें। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि जो वोल्टेज होगा वो पीछे रह जाएगा कैपेसिटिव सर्किट का, और इंडक्टिव सर्किट का वोल्टेज क्या होगा, आगे होगा। सीरीज LCR सर्किट का ही एक फेजर डायग्राम तो ऐसा होगा। अगर हम किसके टर्म में बात करें, किसके टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग, जब हम कैसा बनाए, वोल्टेज के टर्म में इसको ऐसा बनाए। अगर हम ओमेगा टी प्लस फाई के टर्म में इसको बनाने का प्रयास करें तो भी ये बनाया जा सकता है। वैसे तो इसी से आपका सॉल्यूशन निकल आता है, लेकिन अगर एक और इसी का रूप बनाऊं, मैं क्या करूं कि VC और VL का मोड ले लूं कि इनमें से जो बड़ा होगा उसके हिसाब से फाई चलेगा, उसके हिसाब से क्या चलेगा, फाई। अभी हाल फिलहाल किसकी बात करी हमने, सिर्फ ओमेगा टी की बात करी। तो हम क्या करेंगे, एक और अगर फेजर सॉल्यूशन आपको बनाना है तो ऐसे बना लो उसको। जैसे मान लेते हैं ये ऐसा है, समझना इस चीज को, बहुत सिंपल सा है, कुछ कठिन नहीं है। ध्यान देना क्या किया जाए कि ऐसे क्या, जैसे मान लेते हैं ये चीज है ना आपकी, इधर ऐसे मान लिया जाए, समझना ऐसे ले लिया, ये है आपका मान लेते हैं वोल्टेज, ये आपका क्या है वोल्टेज, जो एग्जैक्ट वोल्टेज है वो ये है, जो वोल्टेज है वो ये है। ध्यान देना, जो वोल्टेज है वो क्या है, ये है। ये एंगल आपका क्या मान लें हम, ओमेगा टी। ये एंगल क्या मान लिया, ओमेगा टी। अब इसके साथ क्या हुआ कि फाई एंगल के साथ ये चीज कहां आगे जा रही, फाई एंगल के साथ चीज जा रही, जो डिपेंड किस पे करेगी, अगर इस वेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे तो वो होगी आपकी VL माइनस
VC का मॉड, वो क्या होगा VL माइनस VC का मॉड। और इस तरफ भी अगर हम इसको दिखाएं, ये 90 डिग्री जो चीज होगी वो होगी VL प्लस VC, VL प्लस VC का मॉड। ऐसे आप कह सकते हो कि ये VL प्लस VC का वेक्टर है, VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर रोटेटिंग वेक्टर के टर्म में है ये, और ये भी रोटेटिंग वेक्टर के टर्म में है। अब क्या है, ये इतना सा डिफरेंस है, ये इतना सा क्या है, डिफरेंस है। आप इसको अगर समझ गए, मतलब अगर आपने ऐसा फिगर बना लिया, ये ओमेगा टी, मतलब ये जो फाई एंगल बन रहा है, ये फाई एंगल किसके कारण बन रहा है, VL और VC के बीच में जो बड़ा होगा उसके कारण ये एक फाई एंगल के साथ करंट आएगा। आपका क्या आएगा, करंट आएगा। इतनी सी बात समझ में आई। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो फिर अब इस सॉल्यूशन में कुछ रह नहीं गया। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो वोल्टेज लिखेंगे उसको ध्यान देना, जो वोल्टेज लिखेंगे उसको किसके टर्म में लिखेंगे, जो टोटल वोल्टेज होने वाला है। सो ध्यान देना, जो टोटल वोल्टेज जिसको हम मैक्सिमम वोल्टेज कहेंगे, वो बराबर कर लेंगे अंडर रूट ऑफ, या ऐसे समझना, वो बराबर कर लेंगे VR प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, समझना। ये V0 मैक्सिमम जो मेन AC सोर्स से वोल्टेज दिया वो हमने V0 ले लिया, VR में खर्च हुआ है, या VL माइनस VC का स्क्वायर, ये जो होगा ये हमेशा इसके बराबर होगा। इतनी सी बात इस फेजर सॉल्यूशन से हमें पता चल रही। अब ये स्क्वायर क्यों कर लिया, क्योंकि ये वैल्यू इफेक्ट ना करे, क्योंकि ये चीज खर्च तो होगी ना, ये चीज क्या होगी, खर्च होगी। तो अगर आपने इसको ऐसे लिख लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को अलग पेज पे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ध्यान देना। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि V0 या V मैक्सिमम जो वैल्यू है, V0 का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा VR के स्क्वायर के प्लस VL माइनस VC का जो होगा होल स्क्वायर, उसके बराबर होंगे। इन्हीं को अगर हम चाहें तो करंट के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि VR हमें पता है कि ये क्या लिखा जा सकता है, VR होता क्या होगा, बोले I नॉट, V इक्वल टू IR होता है ना, तो I नॉट स्क्वायर के साथ क्या, R का स्क्वायर, I नॉट स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, प्लस ये वाला टर्म क्या होगा, I नॉट का स्क्वायर, और अंदर रेजिस्टेंस जैसा ही टर्म क्या होता था, इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनका क्या स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये V अपॉन I फर्दर किसके बराबर, R के बराबर, V अपॉन I फर्दर किसके बराबर, तो ये पूरा टर्म अगर हम इसके नीचे लेके आए तो ये क्या बनेगा, V0 का स्क्वायर अपॉन I नॉट का स्क्वायर, V0 का स्क्वायर अपॉन I नॉट का स्क्वायर, ये बराबर बनेंगे R स्क्वायर प्लस XL, R स्क्वायर बराबर XL माइनस XC का क्या होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई। अब क्या करो, इनका अगर अंडर रूट ले ले, पूरे का क्या ले ले, अंडर रूट ले ले, तो यही जो टर्म है, जो टर्म बनेगा वो बनेगा V0 अपॉन I नॉट, वो क्या बनेगा V0 अपॉन I नॉट, वो बराबर है किसके, अंडर रूट ऑफ, वो बराबर किसके, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस क्या, XC का होल स्क्वायर। और जो ये V0 अपॉन I नॉट है, इसको जब सीरीज LCR सर्किट होता है तो इसी को डिनोट किया जाता है Z से, जिसको बोला जाता है इंपीडेंस। जिसको क्या बोला जाता है, इंपीडेंस, इंपीडेंस बोला जाता है इसको, ठीक है ना। ये है आपका इंपीडेंस, जो कि रेजिस्टेंस जैसा ही है, जो कि क्या है आपका रेजिस्टेंस जैसा ही है। इसकी भी यूनिट जो है वो क्या है, यूनिट क्या होगी इसकी, ओम ही होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। इतना सा आपको याद रखना है, Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और इसी को Z इक्वल्स टू एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे हमें पता है XL किसके बराबर, ओमेगा L के बराबर, तो इसी को ऐसा लिखा जा सकता है R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये भी वैल्यू किसकी है, Z की ही वैल्यू है। तो इंपीडेंस को आपको निकाल के दिखाना होता है, या रेजिस्टेंस को बताना होता है। रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट इज नोन एज इंपीडेंस। एक बार शुरुआत से आपको क्विक रिवीजन और करा दूं इसका, फिर से ध्यान देना। किया क्या हमने, एक ऐसा फेजर सॉल्यूशन बनाया, गौर करना इसको, कि ये बनाया VL और VC ऐसे थे, हमने इनको मर्ज किया कि VL और VC एक दूसरे के
अपोजिट है तो या तो ये इफेक्टिव होगा या फिर ये इफेक्टिव होगा। उसके लिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाया, ये चीज जो निकल के आई ये आपकी क्या आई, जेड निकल के आई, VL माइनस VC निकाला, जिसके कारण एक फेज डिफरेंस आ रहा है। मेन फेज डिफरेंस के लिए जिम्मेदार कौन है, VL और VC। R तो हमेशा क्या होता है, साथ में ही चलता है। फिर क्या किया कि इस सॉल्यूशन का उपयोग करके हमने जो फॉर्मूला लिखा था, एक लिखा था याद हो, V इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस VC जो था उसी को कन्वर्ट करके क्या लिख लिया, VL माइनस VC। उसी को क्या लिख लिया, VL माइनस VC। ये वाला जो चीज लिखी थी इसको क्या कर लिया, VL माइनस VC, जिसको हमने यहां आपका लिखा हुआ है। फर्दर फिर उसी से हमने जब पूरा सॉल्यूशन निकाला तो वो कुछ इस प्रकार का है जिससे हमें वैल्यू पता चली इंपीडेंस की। इंपीडेंस आपका होता है एज अ रेजिस्टेंस। इतना सा आपको याद होना चाहिए। फिर क्या करें, इसी में आपका एक और चीज होती है, वो होती है इंपीडेंस ट्रायंगल। इसी में एक और चीज क्या होती है आपकी, इंपीडेंस ट्रायंगल। एक्चुअल में उस इंपीडेंस ट्रायंगल से निकलता क्या है उस चीज को और समझें। इंपीडेंस ट्रायंगल बताता क्या है, वही फेज को बताता है, इसके अलावा और कोई उसका यूज खास होता नहीं, बट आपको पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो इंपीडेंस ट्रायंगल क्या, कोई एक ऐसा ट्रायंगल बना लिया, कोई एक ऐसे मान लेते हैं ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपने, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये जो चीज होती है ये क्या होती है आपकी, जेड होती है। ये जो चीज होती है, अब ये चीज होती है आपकी फाई, ये क्या होती है आपकी फाई होती है। ये एंगल क्या है आपका, फाई है। यहां क्या लिखा है आपने, अगर आपको याद हो तो यहां देख, गौर करना, ये पिछले वाले उस पे यहां क्या लिखा है देखना, लिखा है VL माइनस VC। क्या लिखा हुआ है, VL माइनस VC, तो उसी को यहां लिखा जाएगा VL माइनस VC। और इधर क्या लिखा है आपने, R लिखा है। इधर क्या है आपका, R है। ये है आपका इंपीडेंस ट्रायंगल और इसी से आपकी वैल्यूज निकल के आती है। मान लेते हैं जैसे tan phi लिखना है आपको, किसकी वैल्यू लिखनी है, tan phi लिखना है। तो tan phi हमें पता है, ये वाला सबको फॉर्मूला याद होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अपना तो है ही हिंदुस्तान हरा भरा, भले ही हम लोग ट्रंप धमकी दे रहा, सबको दे रहा। ध्यान देना क्या है, P अपॉन H जो है वो साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या मतलब, VL माइनस VC इज इक्वल्स टू क्या, अपॉन R, सॉरी VL माइनस VC अपॉन R। ये क्या है आपका tan phi। अगर कहा जाए sin phi बताइए, तो sin phi हम लोग क्या बताते हैं, बस बता सकते हैं LCR सर्किट के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, VL माइनस VC अपॉन क्या, Z की वैल्यू हम लोगों को पता है, वही अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। cos phi कहीं लिखने को आ जाए, cos phi को ये अभी आगे आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा पावर फैक्टर के ऊपर, पावर इन AC सर्किट। तो cos phi जो आपका होता है वो होता है पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर जो होता है cos phi की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, cos phi क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास कितना है, R है, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, Z है। तो R अपॉन Z जो होता है वो क्या होता है आपका cos phi होता है। इतनी सी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। फिर इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, गौर करना, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें बेसिकली आपसे देखना दो तीन चीजें, चार जो आपको या पता होनी चाहिए, उनको जरा सुनना। होता क्या है, एक तो आपको पता हो कि ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई अपॉन टी। अगर एक चीज ये 2 पाई अपॉन टी अगर आपको ये याद है तो फिर बड़ा आसान है आपके लिए, कि कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मतलब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको सॉल्व कर पाओगे। एक आप याद कर लो, Z इज इक्वल्स टू जो होता है वो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का क्या होल स्क्वायर का अंडर रूट आप कर लो। तो ये क्या है आपका Z। तो बेसिकली आपसे जब भी इंपीडेंस पूछा जाएगा तो ये चीजें ही आपको बताई जाएंगी। XL बराबर क्या होता है, आपको ये याद होना चाहिए कि XL बराबर होता है ओमेगा L। तो ओमेगा ये यूज हो सकता है, कभी आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह के टर्म में ऐसे पूछ लिया जाए। XC की बात करी जाए तो 1 अपॉन ओमेगा C होता है। आपसे उस टर्म में भी पूछा जा सकता है कि आपको ओमेगा के टर्म में कोई ऐसी वैल्यू पूछी जा सकती है। फर्दर इसी में एक वर्ड और आता है, उसको और समझ लो, सीरीज LCR सर्किट का ही पार्ट है, बट NCERT में थोड़ा दूर लिखा गया है और कुछ लोग ये कह देते कि ये पार्ट नहीं है, पर आपको याद होना चाहिए। अब एक चीज समझो, आपने हमेशा ये देखा होगा, या ऐसे सोचो
कभी आपने एफएम या रेडियो देखा है ना, तो रेडियो में क्या करते थे, किसी चैनल को पकड़वाना होता था ना, तो ऐसे रोटेट करते थे, फिर एक टाइम आता था एकदम शार्प वो सुनाई देने लगता था, तो बोले हाँ चैनल पकड़ लिया। या फोन से जब किसी को नंबर डायल किया है तो वो एग्जैक्ट उसी नंबर पहुंचा, कभी कभी वो कॉल यहां वहां भी लग जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या, वहां फ्रीक्वेंसी मैच होती है। क्या मैच होती है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के मैच होने को, किसी भी सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच हुई तो उस जगह हो जाता है रेजोनेंस। उस जगह क्या हो जाता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस ही यूज होता है कि एफएम का 93.5 बज रहा है, 98 पॉइंट जो भी होते हैं आपके 100.1 बज रहा है, या ऐसे सुना होगा बचपन में कि हम लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से बोल रहे हैं, या आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र, या आकाशवाणी की भोपाल केंद्र, ऐसे करके ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने। तो उनमें एक्चुअल में होता क्या है कि उस जगह की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बताई जाती थी, प्लस ये भी बताया जाता कि हम रेडियो वेव्स के इस गीगाहर्ट्ज से या मेगाहर्ट्ज से बात कर रहे हैं आपसे। तो वो क्या है, आपको ये चीज बता दी गई। वहां एक रेडियो में एक ऐसे पट्टी बनी हुई थी, अगर आप उसको गौर कर लेते, उसमें जाके मैच कराते, तो वहां पे क्या हो जाता, रेजोनेंस हो जाता, और फिर आपको वो जो कुछ बोल रहे हैं वो सुनाई देने लगता। तो रेजोनेंस किससे क्लियर होता है? सीरीज एलसीआर सर्किट से। तो अब हम लोग समझते हैं किसको? रेजोनेंस को। किसको समझते हैं? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने के लिए जो सबसे प्रमुख कंडीशन है वो कंडीशन है कि रेजोनेंस होने के लिए, रेजोनेंस का मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाए सर्किट से, तो एसी के साथ मैच कर जाए तो रेजोनेंस। अच्छा एक चीज और है, रेजोनेंस को आप एक और चीज सुन लेना कि रेजोनेंस कब होता है, जैसे आपके सैनिक होते हैं ना, उनको चलने को मना किया जाता है कि आप जब भी कदम ताल जो टक टक करके चलते हैं ना, एक दो एक करके, उसको मना किया जाता है कि आप कभी भी किसी पुल के ऊपर ना चलो। क्यों? क्योंकि उससे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, या कह सकते हो जो साउंड जनरेट होगा, अगर वो पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो मेन स्टूडेंट लगा है ना, अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गया तो रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस हो जाएगा तो एक शार्प पीक बनेगा और हायर एनर्जी मिल जाएगी उनको। हायर एनर्जी मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। जो पुल टूटना नहीं चाहिए था आपके निकलने पे, अब और वजन निकलने पे, वो एक आवाज के कारण टूट जाता है। ऐसे कभी कभी होता है कि बहुत तेज आवाज हो तो शीशे वगैरह चटक जाते हैं, तो वो भी, वहां भी फिनोमिना क्या होता है आपका? रेजोनेंस का। वहां भी फिनोमिना किसका होता है? रेजोनेंस का। उस चीज को समझना। तो रेजोनेंस, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए, वो कहा जाता है। रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि एक्सएल जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए किसके? एक्स सी के। अगर एक्सएल एक्स सी के बराबर है तो फिर रेजोनेंस होगा। तो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है आपकी? ये है। अब इसके लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सएल जो होता है हमें पता है वो किसके बराबर? ओमेगा एल के बराबर। और ये किसके बराबर? ओमेगा सी के बराबर। ओमेगा को एक साथ ले आए तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। ओमेगा इक्वल्स टू अगर लिखे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट एल सी। 1 अपॉन रूट एल सी। सिंस ओमेगा इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको क्या बताया, होता है 2 पाई न्यू, या इसी को लिखा जाता है 2 पाई एफ। एफ को भी क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो क्या लिखा जाएगा इसको? 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू क्या? 1 अपॉन रूट एल सी। और न्यू इक्वल्स टू लिखेंगे तो न्यू इक्वल्स टू क्या होगा? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, अब अगर मान लो इनमें से वैल्यू दे दी गई आपको, ओमेगा की वैल्यू बता दी गई, ओमेगा की वैल्यू बता दी गई, या एल और सी की वैल्यू बता दी गई। किसकी वैल्यू बता दी गई आपको? एल और सी की वैल्यू पता है कि एल कहीं दे दिया मिली हेनरी में इतना है, सी बता दिया माइक्रोफैराड में इतना है, और फिर कहा गया आपसे कि बताओ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बता देनी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ही वो जो चीजें होती हैं, फिर उसके बाद शार्पनेस वगैरह भी आपके सिलेबस में पहले हुआ करता था, अब सिलेबस में नहीं है। इतना आपको याद कर लेना चाहिए सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। इसमें जो ना समझ में आया हो वो पूछना। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसके साथ में अटैच्ड करूंगा फाइल में, लेकिन वो 2-4 दिन लगेंगे। आपके फाइल एक अटैच हो जाएगी, उस फाइल के साथ फिर आप वो न्यूमेरिकल्स को भी ट्राई करना, ठीक है ना। तब तक जहां ना समझ में आए वहां पूछना, कमेंट करना आप, और पूछते रहो, लगातार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जहां ना समझ में आए कमेंट करो और मुझे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।